जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नवशिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों ये देखिए आपके सामने ओरिजिनल पेपर है विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2024-25 का बॉयज़ का। जैसा आप जानते हैं कि कल ही आपकी परीक्षा है विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा, जिसमें बॉयज़ का एक अलग शिफ्ट में होगा, गर्ल्स का अलग शिफ्ट में होगा। तो गर्ल्स का पहले मेरे ख्याल से होने जा रहा है, बॉयज़ का बाद में होगा। तो पहले शिफ्ट का पेपर दिया नहीं जाता है, दूसरे शिफ्ट में लड़कों को पेपर दे दिया जाता है। ठीक है, और दोनों के प्रश्न जो हैं अलग-अलग आते हैं, कुछ मिलते-जुलते हो सकते हैं। तो ये ऑलरेडी देखिए मैंने जो आए हुए प्रश्न हैं 2024-25 ये ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिए जो सवाल आए हैं, और इस तरह के सवाल के वीडियोस मॉडल पेपर मैंने बहुत ज़्यादा बताए हुए हैं। तो आपको करना क्या है कि अपने यूट्यूब के आपको यूट्यूब पे नव शिक्षण टाइप करना है और उसको सर्च करना है। सर्च करते ही जो देखिए ये वाला आएगा, इसको आपको छू देना है। छूने के बाद देखिए आपके सामने कई चीज़ें आ जाएंगी, वीडियो शॉर्ट्स, उसके बगल में लाइव होगा, उसके बगल में प्लेलिस्ट होगा। तो खसका लीजिएगा, प्लेलिस्ट को आपको बच्चों क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मैं करा सकता हूँ। अभी देखिए अटल आवासीय विद्यालय का फॉर्म आने वाला है, तो इसमें तो अभी देखिए विद्या ज्ञान के लिए मैंने कम बनाए हुए हैं, तो कुछ जानकारियाँ इसमें 2025 वाले में मिल जाएंगी। और पुराने वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पैटर्न आपको पता चलेगा कि लास्ट ईयर जो सवाल आए थे वो कैसे आए थे। उस पर मैंने काफ़ी मॉडल पे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 46 वीडियोस हैं इस वाले में, विद्या ज्ञान 2024 में। तो इसमें जो आए हुए प्रश्न हैं ये देखिए सभी जो आए हुए प्रश्न हैं ये मैंने सभी यहाँ पर समझाए हुए हैं कैसे सवाल आएंगे, और आप लोग इस समय इसको देख भी रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करना है बच्चों कि नीचे की तरफ फिर खसकाएंगे प्लेलिस्ट में, जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। साथ ही साथ नवोदय विद्यालय की अगर आप एग्ज़ाम 18 को आपने फॉर्म भरा होगा तो उसके भी वीडियोस बने हुए हैं, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, और उसकी भी प्लेलिस्ट है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए नवोदय 2023 का अलग है अगर आपको नवोदय की तैयारी करनी है, और ये देखिए 2023 के विद्या ज्ञान के ये प्रश्न ये भी हैं। तो इसमें एडमिट कार्ड की जानकारी, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके इंटरव्यूज़ वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं, जो प्रश्न पत्र आए हैं पूरी यहाँ पर बताया हुआ है कि किस तरह के से आपको हल करना चाहिए, किस तरह से आपको सोचना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, और उसमें ओएमआर भरने का तरीका आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये देखिए विद्या ज्ञान की ये वाली प्लेलिस्ट आप बच्चों ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसमें देखिए ये ओएमआर कैसे भरें, लगभग 41,000 बच्चों ने इसे देखा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कुछ। और साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि आप तैयारी कैसे मुख्य परीक्षा की करेंगे, क्योंकि इसके बाद बच्चों आपका जो होगा वो मेन एग्ज़ाम होगा, यानी कि मुख्य परीक्षा होगी। तो मुख्य परीक्षा में लगभग 5,000 से 6,000 बच्चों को चुना जाता है, जो कि आगे की के लिए इंटरव्यू और मेडिकल के लिए सेलेक्ट होते हैं। तो उसके लिए बच्चों आप तैयारी कर सकते हैं लगातार। मैंने पिछली बार व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, तो बच्चों को इंटरव्यू और मेडिकल की तैयारी करवाई थी। तो इसमें आप देखिए जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं 1 साल पुराना वीडियो है। अभी लेटेस्ट भी कुछ बच्चे और बढ़े हैं मेरे स्कूल से, मेरे संकुल से, तो उनके भी वीडियोज़ आप बच्चों नीचे की तरफ जाएँगे, तो आप तेज़ी से नीचे की तरफ जाइएगा। तो सबसे लास्ट वीडियो देखिए, इसमें ये वाला है बच्चों। ठीक है, इसमें जो 3 बच्चे हैं अभी विद्या ज्ञान सीतापुर में पढ़ रहे हैं, और बाकी अटल आवासीय और ये सूरज पटेल हैं नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो इन वीडियोज़ को आप जाकर विधिवत देख सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी देखिए मैंने जो प्रश्न आए हुए हैं इसको मैंने विधिवत बच्चों समझाया हुआ है। ठीक है, कि चित्र आधारित आते हैं, दिन वाले आते हैं, सभी सवाल मैंने बताए हुए हैं। और इसके जो मैट आधारित प्रश्न है, मानसिक योग्यता आधारित जो प्रश्न हैं, आप एनएमएमएस की जो संख्या पद्धति वाली प्लेलिस्ट है, मैट की प्लेलिस्ट है, उससे आप बच्चों जाकर देख लीजिएगा, तो आपकी वहाँ तैयारी बच्चों हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के सवाल मैंने उसमें बताए हुए हैं। बेशक वो कक्षा 8 का है, लेकिन आपके इसमें परीक्षा में बच्चों आ रहा है। तो उस जो प्लेलिस्ट मैंने दिखाई थी उसी में आपको ये सवाल, इस तरह के सवाल आपको बच्चों दिख जाएंगे, तो वो भी ज़रूरी है आपको तैयारी करना। और ये काफ़ी आसान होते हैं, बस आपको पढ़ना है। सवाल थोड़े लंबे लंबे होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के भी सवाल आते हैं, तो इसको भी मैंने यहाँ ग्रामर वगैरह सब बताया हुआ है, तो उसको भी आप जाकर विद्या ज्ञान वाली प्लेलिस्ट से बच्चों देख सकते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ की तैयारी कराएं, जैसा आप जानते हैं बच्चों, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, और मेरे स्कूल के बच्चे और संकुल के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जितना समय मिलता है उस हिसाब से वीडियोज़ बच्चों में बना पाता हूँ। ठीक है, आइए अब कुछ चीज़ें मैं बता दूँ जो मुझे लगता है आपके कल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन प्रश्नों को मैं दिखा दे रहा हूँ।
इसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको बच्चों जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो देखिए, खेल खिलाड़ी से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद ये हॉकी के खिलाड़ी थे और इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। पीवी सिंधु बैडमिंटन की है, रियो ओलंपिक में इन्होंने जीता था। बस आप खेल पे ध्यान दीजिएगा। सुशील कुमार पहलवानी से हैं, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, तो आप इनको जानते ही हैं, ठीक है। मिताली राज हैं जो कि क्रिकेट खेलती हैं। अजय ठाकुर भारतीय कबड्डी टीम में हैं। सुहास एलवाई ये आईएएस भी हैं, साथ में बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक भी जीता था, ठीक है। और ये देखिए, राष्ट्रीय स्तर के खेल हैं जो यहाँ पर खेलों के नाम दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिए। और 29 अगस्त को हम अपना राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का उस दिन जन्मदिन है, इस वजह से हम लोग मनाते हैं, ठीक है। और हमारा राष्ट्रीय खेल जो हॉकी है, तो कुछ चीज़ों को हमें जानना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो सूंघने की शक्ति जो प्रश्न आ सकते हैं, इसको मैं बता दूं आपको। जानवरों के सोने का समय, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो सोता है वो चमगादड़ है। यहाँ पर 20 घंटे की अवधि इसकी दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर सर्वप्रथम मधुमक्खी नृत्य के बारे में 1967 में कार्ल बर्न फ्रिट्ज ने पता लगाया था। उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो कुछ अलग तरह के प्रश्न आते हैं, जिसके लिए इन पॉइंट्स को आपको जानना बच्चों बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ये डेट्स हैं, इनको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, विश्व घरेलू गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व हाथी दिवस 12 हाथी दिवस 6 दिसंबर है, ठीक है। ये बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इसमें जीके के भी प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको बताया जा रहा है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर और पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड डे 22 अप्रैल, ठीक है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, ठीक है। अब प्रोजेक्ट, कई तरह की परियोजनाएं स्टार्ट हुई। इसमें देखिए, जो प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हाथी वाला बराबर कई बार आता है, ठीक है। तो ये 1973 है, 1992 है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं देख लूँ, उसको ही मैं बताऊँ आपको। यहाँ देखिए, वनों को बचाने के लिए श्री के.एम. मुंशी द्वारा 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और पहाड़ी इलाकों में मैत्री आंदोलन चला था। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम में जीके में आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसी को मैं बताऊं। हाँ, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफ़ी बार आता भी है। खरीफ की फसल और रबी की फसल पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी खरीफ की फसल है या नहीं है। तो जो है उसको देख लीजिए। ये देखिए, खरीफ की फसल आप जानते हैं बच्चों कि वर्षा ऋतु में जैसे चावल वगैरह उगता है, गांव के बच्चे तो जानते हैं, जुलाई अगस्त के प्रारंभ में बोई जाती है और इस समय काट ली गई है। अब गेहूं की लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है, ठीक है। तो खरीफ की फसल में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, गन्ना, कपास, तंबाकू और जूट आता है। और रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, अरहर, राई, सरसों, आलू आदि। तो इस समय ये बोया जा रहा है। ये फसलें जाड़े के प्रारंभ में यानी कि नवंबर में बोई जाती तथा गर्मी के आरंभ में काट ली जाती है। अब देखिए, जायद की फसल होती क्या है, जो सब्जियां हो गई, जिसमें तुरंत हमें कुछ कैश मिल जाए, तुरंत हम उगाए बेचे पैसे मिल जाए, वो होता है खरबूजा, तरबूज, ठीक है। ये फसलें गर्मी में प्रारंभ में बोई जाती हैं तथा वर्षा के प्रारंभ जुलाई में काट ली जाती हैं। अब देखिए, कई तरह के बीज होते हैं और इसमें देखिए नई पद्धति जो है ड्रिप इरिगेशन है। ये टपक सिंचाई है, स्प्रिंकलर्स छिड़काव से, जिससे पानी की कम बर्बादी बच्चों होती है, ठीक है। इसमें देखिए, जैविक खाद के उदाहरण में याद रखिएगा, गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद। कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है? बेकार साग सब्जी से, पौधों पत्तियों से, नीम की खली से, मलमूत्र आदि से, केंचुओं से तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और रासायनिक में आप जानते हैं, यूरिया के हो गई, अमोनियम सल्फेट हो गई, डीएपी हो गई, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिंक सल्फेट या म्यूरेट और पोटास, ठीक है। तो ये इनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी लगभग 1970 के दशक में, ठीक है। तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फसल उपजाने की प्रक्रिया में खेत की जुताई, खाद डालना, बीज बोना, फसल काटना। तो ये कभी कभी क्रम भी बच्चों आता है। और पेड़ जो स्वयं अपना खाना बनाते हैं स्वपोषी होते हैं। परपोषी क्या होते हैं? परपोषी 4 कैटेगरी की होती है, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी। कीटभक्षी पौधे आपको पता है कि उनको नाइट्रोजन की कमी से वो कीड़े वगैरह
खाते हैं। और आपको पता है जो पत्तियों का हरा रंग है क्लोरोफिल की वजह से, पर्णहरित की वजह से है, और जिस वजह से सूर्य की रोशनी से और हवा और पानी की सहायता से वो अपना भोजन तैयार करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसको फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से जो हरी पत्तियां हैं, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट मतलब जो खाना बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो ये छोड़ने वाला आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बने कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पौधों में तुरंत हो जाता है। वह अघुलनशील मंड यानी कि स्टार्च के रूप में पौधों में इकट्ठित हो जाता है। और जो भोजन बनाने की इस क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस है, जो उसमें छेद बना रहता है, तो पर्णरंध्रों यानी कि छिद्र के से बाहर निकलते हैं और हमारे वातावरण को वो शुद्ध करता है। ठीक है, और जो ट्रांसपिरेशन वाष्प उत्सर्जन द्वारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। मृतोपजीवी को इंग्लिश में सेप्रोफाइट्स कहते हैं। इसका बेस्ट उदाहरण बच्चों, जो आप बरसात के मौसम में आपने कुकुरमुत्ते देखे होंगे, वो उसका मृतोपजीवी का उदाहरण। तो इस सड़े गले पौधे हरे रंग के तो होते हैं नहीं, सफ़ेद रंग के होते हैं। ठीक है, परजीवी इसको पैरासाइट भी कहते हैं। इसमें अमर बेल इसका उदाहरण है। ठीक है, तो दूसरे पे ये निर्भर रहते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपको बता दूं, ये देखिए ये लाइकेन जो है यह सहजीवी का उदाहरण है। तो इसको इम्पोर्टेंट है, लाइकेन किससे बनाता है? कवक और शैवाल से, यानी कि फंगस और एल्गी से बना होता है। वीनस फ्लाई ट्रैप, ये देखिए कीट भक्षी पौधों के उदाहरण है। वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, नेफेंथिस हो गया, पिचर प्लांट भी इसे कहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए शाकाहारी किसको कहते हैं? जो साग सब्जी खाने वाले हो। मांसाहारी मांस खाने वाले, जो सब कुछ खाते हैं उनको सर्वाहारी या ओमनिवोरस कहते हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बस बता रहा हूँ, क्योंकि समय कम है तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी आपका जो मैटर है वो बच्चों तैयार हो जाए। ठीक है, एक मिनट और कुछ जो इम्पोर्टेंट है बता दूँ। हाँ देखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, और सिंचाई इसमें है देखिए सभी कुछ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो कुछ मेन पॉइंट्स है उसको आपको मैं बता दूँ। अब देखिए दूषित जल से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? पेचिस, टाइफाइड, पीलिया और हैजा। ठीक है, तो उसके लक्षण और उसके बचाव यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, मलेरिया आप जानते हैं मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलस मस्कीटो जब काटती है तो प्रोटोजोआ जो है वो हमारे अंदर मलेरिया रोग उत्पन्न कर देता है। डेंगू भी आप जान रहे हैं कि मच्छरों के काटने से ही फैल रहा है। बचाव आपको पता है, चिकनगुनिया जो है, चिकनगुनिया वायरस विषाणु होता है, लेकिन वो एडिस मच्छर के काटने से ये भी होता है। ठीक है, और सीएनजी का फुल फॉर्म है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो अब सीएनजी वाली गाड़ियां आ रही हैं। अब देखिए जो मूलांकुर होता है, जो से जड़, और प्रांकुर प्लेम्यूल से तना बना होता है। कोई भी अगर हम बीज बोलते हैं, दो उसके पार्ट अपने आप से निकलते हैं। ठीक है, एक होता है मूलांकुर जो जड़ बनाता है, और प्रांकुर जो कि तना बनाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, बीज से नन्हे पौधे, नवोद्भिद का बनना बीज का अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन कहलाता है। अब देखिए इसमें जो हमारी पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है और शेष 29% भाग पर ये जो है स्थल है यानी कि जमीन है। ठीक है, और कुल पृथ्वी 5 महासागर और 7 महाद्वीप हैं। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, फिर अटलांटिक है, हिंद है, आर्टिक है, फिर इसके बाद दक्षिणी महासागर है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है, मैंने पहले ही बता दिया। और सबसे गहरा गर्त जो है मेरियाना गर्त है, मतलब समुद्र के अंदर, ये लगभग 11 किलोमीटर अंदर जमीन में गया हुआ है। ठीक है, और जो महाद्वीप हैं वो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हैं। ठीक है, और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये याद रखिएगा। और सबसे बड़ी चोटी हिमालय पर्वत पर है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, या 8.48 किलोमीटर भी ये दे सकते हैं, 8.84 किलोमीटर। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, तो इसके बाद पठार है, मैदान है। सबसे बड़ा पठार जो है आपका तिब्बत का पठार है, यहाँ देखिए दिया हुआ है पॉइंट। ठीक है, और ये देखिए हमारे 28 राज्य और उनकी राजधानी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि राज्य राजधानी बच्चों आएंगे। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया हो, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो काफ़ी बदलाव आया है। अब इसके बाद है पठारों के बारे में, इस पर हम लोग नहीं जाएंगे,
ये संविधान का कुछ मैं बता दूं। संविधान सभा देखिए, हमारे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष बने थे प्रारूप समिति के। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था इसे बनाने में। अभी 26 नवंबर को ही हमने देखिए संविधान दिवस भी मनाया है। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया था, इसलिए इसे गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, और आंशिक रूप से बच्चों 26 नवंबर को साइन हो गया था 1949 को, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं और 11 मूल कर्तव्य हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और 18 वर्ष से अधिक के लोग चुनाव में वोट कर सकते हैं। और संविधान ने 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है, तो ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, केंद्र सरकार के देखिए 3 अंग होते हैं बच्चों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, और भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद के लिए देखिए प्रश्न आते हैं कि संसद में क्या क्या आता है। संसद के बच्चों 3 अंग होते हैं। पहला देखिए राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। तो ये जो तीनों पॉइंट है इसको याद रखिएगा। आ जाता है कि कौन सा नहीं है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। और लोकसभा की सदस्यता के लिए बच्चों 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 25 वर्ष उनकी कम से कम मिनिमम आयु होती है। राज्यसभा के लिए बच्चों आपकी ये 6 वर्ष उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, और लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को सांसद या एमपी कहते हैं। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, देखिए इम्पोर्टेंट बच्चों बहुत कुछ है यहाँ पर। राष्ट्रध्वज है हमारा, जानते हैं इसे 3 रंग होते हैं, इसे तिरंगा कहते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हमारा हरा होता है। ध्वज के बीच में सफ़ेद रंग वाले भाग को मध्य भाग में 24 तिलियां वाला नीला चक्र बना होता है। और केसरिया रंग देखिए सबका प्रतीक आप जरूर याद रखिए, बलिदान का प्रतीक। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक, हरा रंग धरती की हरियाली का प्रतीक, चक्र जो है उन्नति और अग्रसर का प्रतीक होता है। राष्ट्रगान हमारा जानते हैं आप, जनगण मन है और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। कुल 52 सेकंड का समय इसमें लगना चाहिए गाने में। ठीक है, और 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराने को राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्रगीत आपको पता है वंदे मातरम है। ठीक है, और इसे जनगण जो है मन हमारा राष्ट्रगान है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। इन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसकी रचना की गई थी। राज चिन्ह जो है हमारा अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ कहाँ पाया जाता है? सारनाथ में, वाराणसी के सारनाथ में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें हम सिक्कों और रुपयों में देख सकते हैं, आपको पता होगा, आप देखे भी होंगे। और बच्चों पॉइंट्स ऐसे बहुत हैं। ठीक है, और आप प्लेलिस्ट जरूर जाके देखिए जैसा मैंने बताया था। थैंक यू।